आज से 1900 साल पहले दूर एक आइलैंड पर एक बहुत बड़ा गड्ढा अपीयर हो जाता है। इस गड्ढे को अबिस कहा जाता है। इसका डायमीटर 1 किलोमीटर था और ये गड्ढा कितना ज्यादा गहरा है, मानवता आज तक इसके बारे में पता नहीं लगा पाई। कई सारे लोग बिना अपनी जान की परवाह किए अबिस के अंदर उतरने लगे ताकि इसकी गहराइयों में छुपे हुए सीक्रेट्स को जान सके। ऐसे लोगों को केव रेडर्स कहा जाता है। कई सालों तक लगातार इस एबिस को एक्सप्लोर करने के बाद इंसानों को इस एबिस के अंदर 6 लेयर्स मिलती हैं और जैसे जैसे इंसान नीचे के लेयर्स में उतरते जाते हैं, इनका सामना खतरनाक क्रीचर्स और कीमती रेलिक्स के साथ हो जाता है। नीचे उतरना आसान है और अगर कोई भी इंसान वापस ऊपर की ओर जाएगा तो उसे कर्स ऑफ द एबिस का सामना करना पड़ता है। जितनी गहराई से वो नीचे से ऊपर जाएगा, कर्स का असर उतना ही ज्यादा होगा। शुरुआत में सिर्फ चक्कर और वॉमिटिंग जैसी दिक्कतें आती हैं, और सपोज अगर कोई बंदा 6वीं लेयर से ऊपर जाएगा तो उसे इंसान का शरीर बुरी तरह से डैमेज हो सकता है, उसकी आंखों से खून निकल सकता है और एक हॉलो में भी बदल सकता है। इसी वजह से केव रेडर्स को एबिस में उतरने की एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग विसल्स रैंक से दिए जाते हैं। फर्स्ट लेयर तक एक्सप्लोर करने वालों को रेड विसल दी जाती है। सेकंड लेयर तक पहुंचने वाले केव रेडर्स को ब्लू विसल, तीसरे और चौथे को एक्सप्लोर करने वालों को पर्पल विसल, और जो केव रेडर्स 5th लेयर तक पहुंच जाते हैं उन्हें ब्लैक विसल्स दी जाती है। और सबसे हाई रैंकिंग विसल होती है व्हाइट विसल्स। और समय के साथ एबिस के किनारे एक शहर बसा लेते हैं और इसी शहर में हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर रिको रहती है। फिलहाल रिको एक रेड विसल है और बेलचेरो ऑर्फनेज में अपने दोस्तों के साथ रहती है। कहानी की शुरुआत में हमें रिको को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ ही नेड के साथ एबिस की फर्स्ट लेयर को एक्सप्लोर करके रेलिक्स कलेक्ट करने आई होती है। दोनों साथ में पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं पर बाद में अलग अलग डायरेक्शंस में काम करने लगते हैं। गुफा को एक्सप्लोर करते हुए रिको को काफी सारे रेलिक्स मिल जाते हैं। सभी रेलिक्स को पीठ के ऊपर लाद कर नेट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कितना भारी है ये, मुझे नेट की हेल्प चाहिए, मैं ऐसे अकेले नहीं उठा सकती। थोड़ा आगे पहुंचते ही रिको की नजर नेट पर पड़ती है जो कि नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और क्रिम्सन स्प्लिटर जो नाम का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर धीरे धीरे नेट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। इसे खाने के लिए नेट को जगाने के लिए रिको अपने विस्तर बचा देती है। इस मॉन्स्टर का ध्यान नेट से हटकर रिको पर चबा जाता है। रिको अपनी जान बचाकर इससे भागने लगती है। स्प्लिट जॉ इस पर अपनी पूंछ से हमला करता है। इसका ये रेलिक्स वाला बैग नीचे गिर जाता है। रिको बैग की परवाह नहीं करती, रिको बस अपनी जान बचाकर दूर भागने लगती है और थोड़ी आगे जाते ही डेड एंड आ जाता है। आगे ये क्रिम्सन स्प्लिट जॉ होता है और नीचे एक गहरी खाई होती है। तभी पेड़ों के बीच में से एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट निकलता है। ये हमला सीधा स्प्लिट जॉ को लग जाता है। ये क्रीचर यहाँ से भाग जाता है। रिको बच जाती है। इन्वेस्टिगेट करते हुए रिको उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से वो हमला आया था और यहाँ इसी एक अजीब सा रोबोट बॉय मिलता है जो कि बेहोश पड़ा होता है। ये कौन है? क्या वो हमला इसी ने किया था? रिको इस रोबोट बॉय को अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में इसकी मुलाकात नेट से हो जाती है जो कि इससे पूछता है कि भाई ये कौन है, किसको उठा लाई तू? ये मैं नहीं जानती, ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला और तुम जानते हो इसी ने हम दोनों की जान बचाई है। इस रोबोट बॉय को बेलचेरो ऑर्फनेज ले आते हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। नेट और इसके दोस्त एक छोटा सा प्लान बनाते हैं। शिगी जानबूझकर अपनी किताब को नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से डायरेक्टर का ध्यान इसकी तरफ चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर रोबोट बॉय को चुपके से अंदर ले आते हैं। अगले दिन क्लास में डायरेक्टर सभी बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है और बताता है कि इन्हें अपनी विसल्स मिलने पर ग्रेटफुल होना चाहिए। इसके बाद हम इंस्ट्रक्टर जीरो को देखते हैं जो कि रिको से इसके रेलिक और नेट को बचाने वाले इंसिडेंट के बारे में पूछने लगते हैं। एक मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ गया था पर मैंने उसे धूल चटा दी। दरअसल मैं एबिस के और गहराई में जाना चाहती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करना चाहती हूँ ताकि सबसे बेहतरीन केव डाइवर बनकर अपनी माँ को बचा सकूं। रिको की मॉम का नाम लीजा होता है और सबसे हाई रैंकिंग डाइवर्स में से एक होती है पर आज से 10 साल पहले गायब हो चुकी है। रिको तुम्हारी करंट एबिलिटी सफेद भी नहीं हुई है। सिर्फ 400 मीटर से वापस ऊपर आते वक्त ही तुम्हारी हालत खराब होने लगती है। तुम्हें ये बेकार की जिद छोड़ देनी चाहिए, मेहनत करती रहो। ये सुनकर रिको इमोशनल हो जाती है क्योंकि अभी इसे बहुत ज्यादा समय लगेगा एक एक्सपर्ट केव डाइवर बनने के लिए। तभी इसके दोस्त इसके पास आते हैं और ये सब लोग उस रोबोट बॉय के बारे में रिको से पूछने लगते हैं कि भाई क्या करना है इसका। और रात होते ही रिको और इसके सभी दोस्त रोबोट बॉय को चकाने की कोशिश करते हैं, उसे हाई वोल्टेज शॉक देते हैं। भाई या तो ये उठ जाएगा या दुनिया से ही उठ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। पर शॉक लगते ही ठीक हो जाता है, अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास हैरानी से देखने लगता है। मैं कहाँ हूँ? रिको और इसके दोस्त इसे बताते हैं कि इस वक्त ये ऑर्फनेज में है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग फ्यूचर केव डाइवर्स बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। रिको इससे बहुत सारे सवाल पूछती है कि भाई तुम कौन हो और आए कहाँ से हो। पर इस रोबोट बॉय को कुछ भी याद नहीं होता है। इसे ये भी मालूम नहीं होता है कि ये खुद है कौन। जल्दी इसे छुपा दो, मास्टर जीरो यहाँ पर आने वाले हैं। मुझे लगता है उन्हें शक हो गया है। तभी जीरो रूम इंस्पेक्ट करने यहाँ पर पहुँच जाता है पर ये रोबोट बॉय अपने एक्सटेंडेबल आर्म्स का यूज करता है और एक ऐसी जगह चुप जाता है जहाँ जीरो की नजर नहीं पहुँच पाती है। जीरो बिना कुछ नोटिस किए यहाँ से चबा जाता है। मैं आखिर रहूँ क्या? मैं हूँ कौन? रिको वापस आती है। आज से तुम्हारा नाम रेग होगा। रिको रेग को ऑर्फनेज से बाहर लेकर जाती है और एक ऊंची सी जगह पर जाते हैं। यहाँ से इनका पूरा गांव दिखाई दे रहा होता है जिसका नाम है सी ऑफ अर्थ। ये पूरा गांव एबिस के आसपास बसा हुआ है। तभी सूरज उगना शुरू हो जाता है और पूरा शहर रोशनी से भर जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। कितना खूबसूरत है ना ये सब। मैंने कभी तुम्हारे जैसा कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है तुम एबिस के सबसे नीचे वाले लेयर से आए होगे। पर रेग लगातार बस इस एबिस को घूरता जा रहा था और इसकी विशालता को देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन रिको और इसके सभी दोस्त ऑर्फनेज में रखे हुए रिकॉर्ड्स को
चेक करते हैं। यहाँ एबिस से रिकवर किए गए लगभग हर एक रेलिक और डिस्कवरी की जानकारी मौजूद होती है। सर्च करने के बाद भी इन्हें रैग जैसा कुछ भी नहीं मिलता है। तुम शायद पहले ह्यूमनॉइड इंसान हो। रैग ये सुनकर रिको घबरा जाती है और इसे लगता है कि अगर लोगों को रैग के बारे में पता चल गया तो शायद इसे रिसर्च के लिए यहाँ से ले जाएंगे, या फिर हो सकता है कि ये दुनिया वाले रैग को एक खतरे के तौर पर दिखें और इसे चांद से मार दिया जाएगा। सभी लोग मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। प्लान ये होता है कि रैग को एक नॉर्मल ऑर्फन की तरह ऑर्फनेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि किसी को भी इस पर शक न हो। अगले दिन रैग ऑफिशियली ऑर्फनेज का दरवाजा खटखटाता है और जीरो से मिलता है। जीरो दरवाजा खोलता है और रैग को देखता है। बच्चे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो तुम? जीरो इससे बहुत सारे सवाल पूछता है और रैग किसी तरह से इसके सारे सवालों का जवाब दे देता है और जीरो को इसके ऊपर शक नहीं होता और इसे ऑर्फनेज के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। रैग भी ऑर्फनेज का एक हिस्सा बन जाता है। रैग भी एक केव डाइवर बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है और इसे सबसे नीचा रैंक यानी कि बेल विसल रैंक दे दिया जाता है। इन सभी डाइवर्स को इनके लेवल्स के हिसाब से बेल्स दी जाती हैं। और रैग देखता है कि दूसरे बच्चे हर रोज एबिस के अंदर जाते हैं और खुद अभी नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि एबिस में जाने के लिए इसके पास रेड विसल नहीं है। एक दिन रैग और रिको एबिस की एंट्री के पास खड़े होते हैं। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ जमा हो रखी होती है क्योंकि कुछ केव रेडर्स एबिस को एक्सप्लोर करके वापस ऊपर आ रहे होते हैं। रिको की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसका नाम हाबो होता है। ये और इसकी पूरी टीम एबिस की सेकंड लेयर से वापस आए होते हैं। तभी हाबो एक व्हाइट विसल और कुछ सील्ड डॉक्यूमेंट्स को एक ऑफिसर को दे देता है। तभी भीड़ की नजर इस व्हाइट विसल पर जाती है। अभी ये तो व्हाइट विसल है। वो तुमने सही कहा, ये तो एलिजा तो एनाइलेटर की है। ये विसल ही तो है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? पर रिको बताती है कि लाइजा मेरी मॉम का नाम है। रिको की मॉम उन लेजेंडरी व्हाइट विसल्स में से होती है जिन्हें पूरे विलेज में रिस्पेक्ट दी जाती है। कुछ समय के बाद पूरे शहर में ये फेस्टिवल लाइजा के व्हाइट विसल की वापस लौटने की खुशी में मनाया जा रहा होता है। यहाँ पर रिको इसी व्हाइट विसल को देख रही होती है। पिछले दिन जब हाबू ने इस विसल को रिको को दिया था उसे लेने से इनकार कर देती है और बोलती है कि भाई आखिर ये एक व्हाइट विसल है और ये बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं रख सकती। पर हाबू के समझाने पर रिको इसे रख लेती है और इसी दौरान हाबू इसे बताता है कि लाइजा के द्वारा लिखा गया एक डॉक्यूमेंट भी मिला है और 2 दिनों के बाद तुम्हें वो दिखाई जो रिको पूरे शहर में फेस्टिवल चल रहा होता है। पर रिको यहाँ पर अकेली बैठी होती है। तभी जीरो इसके पास आता है। तुम्हारे आई साइट में कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, एबिस के कर्ज की वजह से है। तुम्हारी मॉम जब एबिस की चौथी लेयर की एक्सपीडिशन पर गई थी तो उसके पेट में तुम थी। ये एक्सपीडिशन पूरे 10 महीनों तक चली थी और उस जर्नी के दौरान ये तुम्हारा जन्म हो गया था। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और तुम्हारा जिंदा बचना इम्पॉसिबल माना जा रहा था। इसी वजह से लाइसा ने एक कर्स रिपेलिंग नाम के एक रेयर रैलिक का यूज किया था और उस रैलिक की मदद से तुम्हें सही सलामत जमीन पर लेकर गया था। अगर लाइसा चाहती तो तुम्हें छोड़कर उस रैलिक को बेचकर जिंदगी में दोबारा कभी भी एबिस के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और उसने रैलिक से ज्यादा तुम्हें जरूरी समझा। रिको लाइसा के लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी थी। ये सारी बातें सुनकर रिको खुश हो जाती है और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि मैं अभी एक दिन अपने मॉम की जैसी बनूंगी। उसी रात रिको को परमिशन मिल जाती है ये उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देख सके जो कि हाबो को सेकंड लेयर से मिले थे जो कि इसकी मॉम के थे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एबिस की गहराइयों में मिले गए कई सारे नए नए फीचर्स की ड्राइंग होती है। लेकिन तभी रिको की नजर एक ड्राइंग पड़ जाती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। ये तो रैग है। इस ड्राइंग में एक ह्यूमनॉइड फिगर बना हुआ होता है जो कि काफी हद तक रैग की जैसा दिख रहा होता है। और तभी इनकी नजर एक कागज पड़ जाती है। इस कागज के ऊपर लिखा होता है कि एबिस की गहराइयों में मैं इंतजार कर रही होंगी। मुझे मेरी मॉम को ढूंढना होगा, मुझे भी एबिस के बॉटम में जाना होगा, मुझे मॉम को ढूंढना होगा। रिको अपने दोस्तों से इस बारे में बात करती है और सभी को बताती है कि नीचे एबिस में जाएगी ताकि अपनी माँ को ढूंढ सके। ये सुनकर नेट का दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो क्या रिको? एबिस में जाना कोई मजाक की बात नहीं है। रिको क्या तुम पागल हो चुकी हो? अगर तुम ज्यादा नीचे चली गई तो वापस नहीं आ पाओगी। क्या तुम्हें कर्स ऑफ द एबिस के बारे में नहीं मालूम? तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। चुप करो। जैसे कैसे कोई इंसान एबिस की गहराइयों में जाता रहता है उसके लिए वापस आना उतना ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। सेकंड लेयर से ऊपर आने पर नोजिया और चक्कर आने लगते हैं। तीसरे लेयर से ऊपर आने पर तुम्हारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चौथे लेयर से ऊपर आने पर तुम्हारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और तुम बेहोश हो सकती हो। और अगर तुमने 5वीं लेयर से सिर्फ 10 मीटर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश भी की तो तुम्हारे शरीर के हर एक छेद से खून आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी आंखें लाल हो जाएंगी और तुम्हारे शरीर के ऊपर अनगिनत कर्स आ जाएंगे। इसलिए जो भी लोग बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं वो अक्सर कभी वापस नहीं आ पाते। तुम चुप हो जाओ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। जुमा को ढूंढने के लिए एबिस के अंदर जाना ही होगा। अगले दिन रैग अपनी पहली ऑफिशियल डाइव पर जाता है और अब इसे रेड विसल रैंक मिल चुकी होती है। नेट भी इसके साथ होता है। दोनों पहली लेयर पर एक्सकवेशन कर रहे होते हैं। रैग मिट्टी खोदना शुरू करता है। अरे नहीं नेट, मिट्टी नहीं पत्थर खोदो। पत्थर पत्थर के नीचे रेलिक्स बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। रैग अपने हाथों से ही एक बहुत बड़े पत्थर को उठा देता है और इसके नीचे से एक अजीब सा सॉफ्ट सा रेलिक मिल जाता है। एक्सप्लोरेशन के दौरान रैग को एक पुराना स्केलेटन मिलता है। ये क्या है? अगर ज्यादा नीचे चले गए ना तो तुम्हारा हाल भी यही हो जाएगा। रैग के बच्चे देखो इसको, देख ले, वो तो इंसान था इसलिए इसकी हड्डियां हैं, तुम्हारी तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। रैग डर जाता है। रैग नेट को बताता है कि मैं रिको के साथ अब इसके अंदर जाना चाहता हूँ। शायद मुझे रिको के साथ इसके अंदर जाना चाहिए। शायद मुझे मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शायद मैं नीचे से ही आया था पर अगर मैं
के साथ नीचे जाता हूँ तो मुझे खुद के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर अब नेट को भी गुस्सा आ जाता है कि पहले रिको और अब ये नेट भी नीचे जाने की बात कर रहा है, ये भी मरेगा साला। और नेट गुस्से में यहाँ से चला जाता है। उसी रात ऑर्फनेज में रिको सभी को बताती है कि रेग और मैं सुबह होने से पहले यहाँ से निकलने वाले हैं और शिकी इनकी हेल्प करने के बारे में डिसाइड करता है। डायरेक्टर के पास से एबिस का एक मैप चुरा कर लेकर आता है जिसमें अब तक डिस्कवर की गई सभी लेयर्स की जानकारी होती है और रिको और रेग को एक एक लेयर के बारे में बताना शुरू करता है। टोटल 6 लेयर्स होती हैं और 6th लेयर से आगे जाने वाले लोग कभी भी वापस नहीं आ पाए। शिकी बताता है कि 4th और 5th लेयर तक जाने की परमिशन सिर्फ ब्लैक वेसल्स वाले केव डाइवर्स को होती है। 6ठी लेयर तक बहुत कम ही केव डाइवर्स पहुंच पाते हैं। मुझे लगता है मॉम 6th लेयर पर ही होंगी, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ये सुनकर रिको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और नेट इसे दोबारा से कहता है कि तुम पागल हो चुके हो रिको, अगर तुम नीचे चली भी गई तो वापस ऊपर कभी नहीं आ पाओगी। इतने एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स भी ऊपर नहीं आ पाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी मॉम को मरे हुए 10 साल हो चुके हो, इसी वजह से हो कभी वापस ऊपर नहीं आ पाई। वैसे भी इतने समय तक एबिस की बॉटम में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है, तुम्हें सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। ये बात सुनकर रिको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना कुछ कहे रोते हुए यहाँ से चली जाती है। आधी रात को रिको चुपचाप ऑर्फनेज छोड़कर जाने लगती है और दूसरी ओर रेग अपने दोस्तों को गुड बाय कहना चाहता है पर नेट केरोंग के पास जाता है इसे आखिरी बार अलविदा कहने के लिए और नेट सो रहा होता है और तभी ऑर्फनेज से बाहर निकलते वक्त जीरो इसे देख लेता है। कहाँ जा रहे हो बच्चे? देखता है मुंह पकड़ा भैया, पर जीरो सरप्राइजिंगली इसे रोकता नहीं है। रिको का ख्याल रखना बच्चे। जीरो को पहले ही सब कुछ समझ आ चुका होता है कि लोग क्या करने वाले हैं, इसी वजह से रेग को चाबी देता है। आपका शुक्रिया। कुछ समय के बाद रिको, रेग और शिकी एक जगह पर एक साथ मिलते हैं जहाँ पर नेट भी इनका इंतजार कर रहा होता है। इसने पेस बदला होता है। नेट रिको से माफी मांगता है। रिको मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया, तुम्हारी मॉम जिंदा होगी, देख लेना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेट तुम्हारा शुक्रिया। नेट और शिकी इन्हें एबिस के अंदर बेचने के लिए इन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं होते और अब इन चारों के एक दूसरे को अलविदा कहने का समय आ चुका होता है। और रिको नेट से कहती है कि मैं नहीं जानती कि हम दोबारा कभी मिल पाएंगे या नहीं, पर हम हमेशा तुम्हें अपने मन में याद रखेंगे। नेट प्लीज तुम रो मत, हम बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। रिको प्लीज जल्दी आ जाना। नेट और शिकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रिको और रेग एबिस के अंदर चले जाते हैं। रेग रिको को पकड़ता है और अपनी एक्सटेंडेबल आर्म का यूज करके तेजी से नीचे जाने लगते हैं। कुछ समय के बाद इन्हें नीचे एबिस के अंदर होश आता है। दिखती है कि रेग ने अपने एक्सटेंडेबल आर्म्स का यूज करके इनके आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था ताकि ये लोग सुरक्षित रहें। हे जाग जाओ, हम नीचे आ चुके हैं। ओह अरे हाँ, हम नीचे आ गए। गुड मॉर्निंग रिको। दोनों उठ जाते हैं और पहले लेयर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। रिको बताती है कि इस जगह को एज ऑफ द एपिस कहा जाता है और इस वक्त ये लोग सरफेस से 600 मीटर की गहराई में होते हैं। कुछ देर बाद दोनों को भूख लगने लगती है। कुछ मछलियों को पकड़ लेते हैं और रिको इन्हें मस्त पकाती है और रेग को इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अपने आगे के सफर की तैयारी करना शुरू करते हैं। रिको रेग को एक कंपास दिखाती है। ये कंपास रिको के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है और रेग देखता है कि इस कंपास की नीडल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। अरे ये क्या, किसी जितना भी हिलाओ ये तो हिलता ही नहीं। कंपास को हिलाते हिलाते उसके हाथ से छूट जाती है और पानी के साथ झरने से नीचे बह जाती है। अरे यार मेरा कंपास, गलती हो गई। तभी रेग इसे एक लेटर दिखाता है जो कि ऑर्फनेज को छोड़ने से पहले किसी ने इसकी बैग के अंदर रख दिया था। इन एलाइजा की सभी ड्राइंग्स की कॉपीज मिलती हैं और इस एबिस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी भी होती है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बीच में एक नोट भी लिखा हुआ होता है। ये नोट जीरो ने लिखा होता है और पर सूरज उगने से पहले तुम दोनों वापस नहीं आए ना तो तुम्हें ढूंढ कर पकड़ कर हमेशा के लिए ऑर्फनेज के अंदर बंद कर दूंगा। ये पढ़ते ही रिको समझ जाती है कि भाई इनके पास ज्यादा समय नहीं है। रेग हमें जल्दी से जल्दी सेकंड लेयर में जाना होगा। जो रेड वेसल्स सेकंड लेयर के नीचे चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो लोग मर चुके हैं और उनकी तलाश बंद कर दी जाती है और नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। पर नीचे उतरते हुए सिल्क फैंग नाम की एक डेंजरस स्पाइडर क्रीचर से इनका सामना हो जाता है। ये लोग गलती से इसके इलाके में पहुंच जाते हैं। ये स्पाइडर काफी विशाल और खतरनाक होता है। रेग इसका सामना करता है। रेग, ये जो सिल्क फैंग होते हैं ना, ये अपने इलाके को छोड़कर नहीं चाहते। हम इसके जानों का यूज कर सकते हैं। यहाँ से नीचे उतरने के लिए दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं और नीचे उतरना शुरू करते हैं और किसी तरह से इससे पीछा छुड़ाकर पहली लेयर के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं और इन्हें अपने सामने सेकंड लेयर की एंट्रेंस दिखाई देती है। इस लेयर को फॉरेस्ट ऑफ टेम्पटेशन कहा जाता है। यहाँ हर तरफ बड़े बड़े पेड़, हरियाली और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। काफी समय तक चलने के बाद दोनों आराम करने लगते हैं और तभी रेग को झाड़ियों के अंदर से एक अजीब सी हरकत महसूस होती है। रेग को लगता है कि वहाँ पर वही था और इसका पीछा करने के लिए दोनों जल्दी से नीचे उतरने लगते हैं। रेग अपने एक्सटेंडेबल आर्म्स का यूज करता है और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं पर इन्हें समझ में आ जाता है कि जो इनके ऊपर नजर रख रहा था वो काफी ज्यादा तेज है। वो इनके सामने आ जाता है। जी हाँ गाइस, ये बंदा वही होता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तुम तो एबिस के बॉटम से आए हुए लगते हो, किसी खजाने से कम नहीं। बच्चों, दरअसल नेट और शिकी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम दोनों की हेल्प कर सेकंड लेयर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए और हुपोल आपकी खिदमत में हाजिर है। ये सुनकर रेग को काफी ज्यादा राहत मिलती है कि अब ये लोग आसानी से सेकंड लेयर तक तो कम से कम पहुंच ही जाएंगे। पर रिको हाबू को मना कर देती है और बोलती है कि हमें इस जर्नी को खुद परफॉर्म करना है और किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती है, सब कुछ खुद करना चाहती है।
है। हाबो भी इसकी इस रिक्वेस्ट को मान जाता है और इसे फोर्स नहीं करता। जाने से पहले हाबो इसे कुछ मेडिसिन और स्टीम पल्स दे देता है जो कि सफरमैन की काम आएंगी। पर जाने से पहले इन्हें को वार्निंग देता है। और तुम्हें रिपोर्ट को ध्यान से सुनो। सेकंड लेयर के अंदर सीकर कैंप है, वहाँ ओजिन रहती है और ओजिन वही व्हाइट विसल है जिसने लीजा को ऊपर पहुंचाने में हेल्प की थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था रिको। पर ओजिन से सावधान रहना। हाबो वापस चला जाता है और दोनों इसे गुड बाय कहकर सफर को जारी रखते हैं। कुछ देर बाद ये लोग ऑफिशियली सेकंड लेयर के अंदर पहुंच जाती है। इस पॉइंट के बाद इन्हें ढूंढने के लिए किसी सर्च पार्टी को नहीं भेजा जाएगा और यहाँ से इनके असली सफर की शुरुआत हो जाती है। फॉरेस्ट ऑफ टेम्पटेशन में आगे बढ़ते हुए दोनों आसपास की हरियाली और ताजी हवा को नोटिस करते हैं। रिको रेको यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में बताती है और समझाती है कि ये जगह नेविगेशन में कैसे हेल्प करती है। और तभी अचानक इन्हें किसी की हेल्प की आवाज सुनाई देती है। दोनों इस आवाज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एक खुली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक केव डाइवर पड़ा हुआ होता है और इसके ऊपर एक बड़ा सा ये पोकेमोन जैसा क्रीचर बैठा हुआ होता है। रेक इस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसे डाइवर की जान बचा सके। पर तभी रिको इसे रोक देती है। रुको, ये कॉप स्वीपर है। ये क्रीचर्स उन लोगों की आवाजों की नकल करते हैं जिन्हें ये ऑलरेडी मार चुके होते हैं। ये लोग अपने शिकार की आवाज का यूज करते हैं और उन्हें अपने इलाके में ही बुलाने लगते हैं और जो भी इनकी हेल्प करने के लिए चाहता है उसे भी अपना शिकार बना लेते हैं। वो आवाज इसी क्रीचर ने निकाली थी। वो मर चुका है रेक, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी अचानक से एक दूसरा कॉप स्वीपर यहाँ पर आ जाता है और रिको को हवा में उड़ा ले जाता है। ये देखकर रेक बुरी तरह से घबरा जाता है और रिको को उड़ाकर अपने घोंसले की तरफ ले जाने लगता है ताकि इसे अपने बच्चों को खिला सके। और यहाँ बहुत सारे कॉप स्वीपर्स आ जाते हैं और रेक पर एक साथ हमला कर देते हैं। रेक पैनिक कर जाता है और मजबूरी में अपने हाथ पर मौजूद इस पावरफुल कैनन को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है जिसकी वजह से कई सारे कॉप स्वीपर घायल हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, आसपास का बहुत सारा इलाका इस अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर रिको बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। रेक जल्दी से इसके पास जाता है और जमीन पर गिरने से पहले ही रिको को पकड़ लेता है और इसे लेकर एक सेफ जगह पर जाता है। उस कॉप स्वीपर ने रिको को ज्यादा ऊपर भी नहीं उड़ाया था, लेकिन इसके बावजूद एबिस के कर्स की वजह से रिको की हालत खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद इसे होश आता है और रेक से इसके कैनन के बारे में पूछने लगती है और बोलती है कि ये तबाही तुमने बचाई है क्या? ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था भाई। और रिको इस हमले का नाम इंसिनरेटर रख देती है। ये हमला मैंने मजबूरी में किया था। वो तो किस्मत थी कि वो ब्लास्ट की गलती से। तुम्हें नहीं लगता है रिको अगली बार मुझे इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना होगा वरना तुम भी चोटिल हो सकती हो। पर इस हमले की वजह से रेक थकावट की वजह से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी के दौरान रेक एक बुरा सपना दिखता है जिसमें कॉप स्वीपर्स रिको को खा रहे होते हैं। रेक घबरा जाता है और जल्दी से उठ जाता है। तुम जा गए? हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम इस पावर को काबू कर सकते हो, इतना डरने की जरूरत नहीं है। रिको पत्थर के स्लैब्स के ऊपर उन कॉप स्वीपर के मीट को पकाती है। रेक इसे खाता है और रिको कहती है कि जो क्रीचर्स इंसानों को खाते हैं आज उन्हीं का चिकन तंदूरी बन चुका है और बोलती है कि इस एबिस में लाइफ इसी तरह से चलती है। यहाँ हर क्रीचर किसी न किसी का शिकार बनता है और यही नेचर की फूड साइकिल है। कुछ देर तक आराम करने के बाद दोनों दोबारा से अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं। पर इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला होता है। रेक अपने आर्म्स का यूज करके रिको को लेकर आगे बढ़ता है। दोनों धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाने लगते हैं और चलते चलते ये दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां चारों ओर फूलते उगे हुए पेड़ दिखाई देते हैं। रिको बताती है कि इस जगह को इन्वर्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। कुछ समय के बाद तेज हवा चलने लगती है जिसकी वजह से रेक को अपने हाथों को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। दोनों संभल कर आगे बढ़ते हैं और तभी अचानक से लाल आंखों वाले कुछ बंदरों का झुंड इन दोनों को देख लेता है और ये सभी बंदर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रेक अपने हाथों का यूज करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए रिको और खुद की जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। काफी समय तक पीछा करने के बाद ये बंदर इनका पीछा छोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद रिको और रेक सेकंड लेयर के आखिर में बने सीक्रेट कैंप पर पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही रेक अपने हाथों का यूज करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है कोई अचानक से इसके हाथों को बीच में ही पकड़ लेता है और तभी रेक अपने सामने एक औरत को देखता है और यही ओजिन है जिसके बारे में ओबो ने इन्हें बताया था। तभी ऊपर से एक बड़ा सा पुल नीचे गिराया जाता है जिसकी मदद से रिको और रेक सीक्रेट कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं। पर इतनी गहराई दिखाने की वजह से रिको की हालत बहुत ही सारा खराब हो जाती है और उल्टियां करने लगती है। ओजिन इन्हें अपने साथ अंदर लेकर जाती है। ओजिन रिको से इसकी मॉम लाइजा के बारे में बात करना शुरू करती है और बताती है कि लाइजा सिर्फ एक बेहतरीन केव डाइवर ही नहीं थी बल्कि मेरी बहुत अच्छी साथी भी थी। रिको ये सुनकर खुश हो जाती है और ओजिन रिको और रेक की विसल्स को देखती है और बोलती है कि भाई अभी तो ये बस रेड विसल्स हैं, तुम लोग अभी नोपड़े हो और इन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना होगा। ओजिन इन्हें आराम करने के लिए कहती है और बोलती है कि आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और इनकी आप ही की कहानी कल सुनेगी। ओजिन यहाँ से चली जाती है। ओजिन के जाने के बाद एक लड़का यहाँ पर आता है और अपना इंट्रो देता है। ये बताता है कि इसका नाम मारुल्क है। यहाँ गाइस ये लड़का है, हालांकि इसने लड़कियों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। हेलो, मेरा नाम मारुल्क है और आज से मैं आपका केयरटेकर हूँ। ओजिन मारुल्क से कहती है कि अभी के लिए इनका ख्याल रखना और इन्हें ब्लू विसल्स दे दो। ओजिन इन्हें ब्लू विसल्स दे देती है और बोलती है कि अगर लोगों ने तुम्हें सेकंड लेयर में एक रेड विसल के साथ देख लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। ओजिन रिको का व्हाइट विसल भी अपने पास रख लेती है और बोलती है कि जब तक मैं कैंप में हूँ तब तक ही मेरे पास रहेगा। रिको और रेक मारुल्क के साथ घुल मिल जाते हैं और इसके
के साथ दोनों की दोस्ती हो जाती है। मारुल को बताता है कि मैं बचपन से ही ओजिन का अप्रेंटिस हूँ और बताता है कि मैं छोटी उम्र में ही एक ब्लू विसल बन गया था क्योंकि मैं ओजिन के द्वारा ट्रेन हो रहा था। मारुल इन दोनों को पूरा कैंप घुमाता है पर इन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाता है जो कि अंदर से खोखला था और इसी के अंदर पूरा सीकर कैंप बनाया गया होता है। कैंप दिखाने के बाद मारुल इनके लिए खाना बनाता है और रिको नहाने चली जाती है। खाना खाते हुए मारुल इनसे कहता है कि तुम कुछ और दिन तक यहाँ पर क्यों नहीं रहते हो, थोड़े दिन और रुक जाओ और तीनों साथ मिलकर एबिस को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम साथ में जाएंगे, तुम चलोगी ना? ये सुनकर रिको को भी अच्छा लगता है और इसकी डेम मना कर देती है। मैं भी चाहती हूँ पर मुझे अपनी मॉम को ढूंढने के लिए एबिस के बिल्कुल बॉटम में जाना होगा। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, प्लीज मुझे माफ कर देना। मारुल भी इसकी इस बात को मान जाता है। रात को सभी लोग सो जाते हैं। कुछ समय के बाद रिको की नींद खुल जाती है और वॉशरूम ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी रास्ते में इसकी नजर एक अजीब सी क्रीचर पर पड़ती है जो कि धीरे धीरे इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। रिको घबरा जाते हैं और वापस अपने कमरे में जाकर सोने लगते हैं। इसे समझ ही नहीं आता कि भाई वो था क्या। रिको इतनी ज्यादा डर जाती है कि बेड पर सुसु कर देती है और इसके बारे में अगले दिन इन दोनों को बताती है कि मैंने एक बहुत बड़ा क्रीचर देखा था जिसका सर नहीं था। पर इन दोनों को इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। तभी ओजिन यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को एक कमरे में निकल जाती है। रास्ते में ओजिन रिको से कहती है तुम्हारी मॉम का वो वाइट विसल सरफेस तक आ चुका है, इसका यही मतलब है कि तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं बची होंगी। बच्ची, तुम्हें उन्हें ढूंढने के सपने छोड़ देने चाहिए। और रिको इस बात की मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, वो जिंदा है और इसे उसी लेटर को दिखाती है जो कि सेकंड लेयर पर मिला था। ये देखिए, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो जिंदा होगी। और ओजिन बताती है कि लाइसा का ये लेटर और ये व्हाइट विसल इसने खुद फोर्थ लेयर में बनी एक कब्र के अंदर से निकाला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लेटर में जो हैंड राइटिंग है वो लाइसा की नहीं है। ये सुनते ही रिको का दिल टूट जाता है। कुछ ही देर बाद तीनों ओजिन के प्राइवेट चेंबर में पहुंच जाते हैं और रूम के बिल्कुल बीचों बीच वही कर्स रिपेलिंग वेपन रखा होता है जिसमें कभी रिको को भी रखा गया था जब ये पैदा हुई थी। और इसी रेलिक का यूज करके इसे सरफेस तक लेकर आया गया था। ओजिन अपनी विसल का यूज करती है और इस रेलिक को एक्टिवेट कर देती है और रिको को बताती है कि इसका नाम कर्स रिपेलिंग वेपन है। लोगों का मानना था कि इसके अंदर रखे गए क्रीचर्स और इंसान एबिस के कर्स से बच जाते हैं और मारे नहीं जाते, पर असली सच कुछ और ही होता है। दरअसल इस वेपन के अंदर रखा गया क्रीचर या इंसान बचता नहीं है, वो फिर भी मारा ही जाता है, बस दोबारा से जिंदा हो जाता है। ओजिन रिको की तरफ देखकर इसे बताती है कि जब रिको पैदा हुई थी तो ये पहले से ही मरी हुई थी, पर जैसे ही इसे इस वेसल के अंदर रखा गया ये दोबारा से जिंदा हो गई, यानी कि इसी रेलिक की वजह से दूसरी बार जिंदगी मिली थी। और कल रात जो रिको ने अजीब सा क्रीचर देखा था वो असल में कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो तो बस मेरा डिनर था। रिको और रेग हैरान रह जाते हैं कि भाई ये बोल क्या रही है, मैंने उस मीट को भी इसी वेसल के अंदर रखा था, इसी वजह से कुछ समय के लिए दोबारा से जिंदा हो गया और 6 घंटों के बाद दोबारा से मारा गया। ओजिन रिको से कहती है कि तुम भी बिल्कुल उस मीट की तरह ही हो, तुम भी पहले मर चुकी थी और इस वेसल की वजह से दोबारा जिंदा हो चुके हो। शायद एक दिन वो भी आएगा जब तुम अचानक से मर जाओगी। रिको घबरा जाती है। ओजिन की बातें सुनकर रेग को गुस्सा आ जाता है। बस करो, अब एक और शब्द मत कह देना, पीछे हट जाओ। रेग ओजिन पर हमला कर देता है लेकिन ओजिन अपनी जगह से हिलती तक नहीं है और अगले ही पल रेग को पकड़कर इतनी जोर से दीवार और जमीन पर पटकती है कि इसकी हालत खराब हो जाती है। रिको रेग की हेल्प के लिए आगे बढ़ती है लेकिन ओजिन बस हल्का सा फ्लिक कर दिया है और रिको भी दूर जाकर गिर जाती है और इसके मुंह से खून निकलने लगता है। रेग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने इंसिनरेटर को एक्टिवेट कर देता है और ओजिन इसके हाथ को पकड़ लेती है और इसके हाथ को दूसरी ओर मोड़ देती है जिसकी वजह से इस कैनन का निशाना सीधा रिको की तरफ हो जाता है। रेग घबरा जाता है नहीं, और आखिरी सेकंड में रेग अपनी पूरी जान लगाकर उस ब्लास्ट की डायरेक्शन को बदल देता है और ये एनर्जी ब्लास्ट रिको की जगह एक बड़े से पेड़ पर जाकर लग जाती है। ये देखकर ओजिन इंप्रेस हो जाती है और अपनी जबरदस्त ताकत से रेग को बुरी तरह से घायल कर देती है। रेग बेहोश हो जाता है और जब